Good morning, dear friends. As you know, the schools are reopened, so we are busy in school. So I felt there is no need to upload video on YouTube because the procedure is going on in the school itself. But on your special demand, I am going to upload the remaining question answers of chapter 3 of history, ruling the rural areas. Begin with long question answers. बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो मैंने आपको पहले ही अपलोड कर दी थी आपके लिए. अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन 1 इज डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑन जमींदार्स एंड पीजेंट्स. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ज़मींदार और पीजेंट्स जो किसान थे उन पर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का क्या इफ़ेक्ट पड़ा था. तो बच्चे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज़ थी उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. पहले इजारदारी सिस्टम था जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ था. फिर उसके बाद 3 सेटलमेंट्स आई थी जो थी परमानेंट सेटलमेंट, मालवाड़ी सिस्टम और रायतवाड़ी सिस्टम. तो क्वेश्चन में हम परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे. तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जो परमानेंट सेटलमेंट है वो 1793 में इंट्रोड्यूस हुई थी बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. ठीक है, तो ये जो सेटलमेंट थी ये बंगाल, बिहार और ओडिशा में इंट्रोड्यूस हुई थी बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. तो इस सेटलमेंट के अकॉर्डिंग जो ज़मींदार और पीजेंट्स थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा था इसका हमें आंसर देना है. बिगिन विद द आंसर. इफेक्ट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑन द ज़मींदार्स एंड पीजेंट्स. फर्स्ट इफेक्ट क्या था? द पीजेंट्स हु वर एक्चुअल कल्टिवेटर्स ऑफ द लैंड वर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द ज़मींदार. भारत के जो किसान अपनी ज़मीन के मालिक थे वो वहाँ के एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे, उन्हें ज़मींदार की दया पर निर्भर रहना पड़ा था. सेकंड पॉइंट है इन ऑर्डर टू पे द रिवेन्यू पीजेंट्स बोरोड मनी एट हाई इंटरेस्ट. जो रिवेन्यू परमानेंट सेटलमेंट के अंतर डिसाइड किया गया था जो कि लगभग 55% होता था, तो उसको पे करने के लिए पीजेंट्स को मनी बोरो करनी पड़ती थी, पैसा उधार लेना पड़ता था. और पैसा उधार किस तरीके से लेना पड़ता था? एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. उन्हें ज़्यादा ब्याज पर पैसा उधार लेना पड़ता था. थर्ड पॉइंट है द लैंड रिवेन्यू फिक्स्ड वो सो हाई दैट मैनी ज़मींदार लोस्ट देयर लैंड. जो भी लैंड रिवेन्यू फिक्स किया गया था ऑलमोस्ट 55% फिक्स किया गया था, वो इतना ज़्यादा था कि ज़मींदारों को अपनी ज़मीन खोनी पड़ गई थी. नेक्स्ट पॉइंट है नो वन मेड एनी इन्वेस्टमेंट इन लैंड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. और बच्चे एक बात ये है क्योंकि अंग्रेज़ों का इंडिया में रहने का केवल एक सोल पर्पस था, वो था टू अर्न मनी एज मच एज दे कैन. तो उनका मतलब था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोर ले, लूट ले. तो उन्होंने लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा रिजिड रखी और जो लैंड रिवेन्यू का जो अमाउंट था वो काफ़ी ज़्यादा फिक्स किया गया. इसके साथ साथ कोई प्रॉब्लम ना आती अगर वो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते. उन्होंने ऐसा नहीं किया. तो ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट था कि अंग्रेज़ों ने हमसे लैंड रिवेन्यू तो लिया पर लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया. तो ये बनता है आपका पॉइंट नो वन मेड एनी इन्वेस्टमेंट इन लैंड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. लास्ट पॉइंट है द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स. पीजेंट्स को, किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो कैश क्रॉप्स उगाएं. क्वेश्चन 2 डिफ्रेंशिएट बिटवीन रायतवाड़ी सिस्टम एंड मालवाड़ी सिस्टम. तो बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रायतवाड़ी सिस्टम कब लागू हुआ था. तो रायतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट हुआ था बच्चे 1820 में और मालवाड़ी सिस्टम था 1822 में. ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे तो अपने क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हैं. दिस सिस्टम वॉज डिवाइज्ड बाय टॉमस मुनरो. मालवाड़ी सिस्टम वॉज डिवाइज्ड बाय होल्ट मैकेंजी. दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन. अब सेकेंड पॉइंट में हमें बताना है कि ये इस सिस्टम कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, मीन्स इंडिया के किन प्लेसेस में. दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज. मतलब जो रायतवाड़ी सिस्टम था वो बॉम्बे और मद्रास रेजिडेंसी में लागू हुआ था और
जो मारवाड़ी सिस्टम था वो था पंजाब, सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल इंडिया में। थर्ड पॉइंट है इन दिस मेथड रायत ओनर ऑफ लैंड पे टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। इस मेथड में मतलब रायतवाड़ी जो सिस्टम था उसमें जो रायत होते थे, रायत मतलब ओनर ऑफ द लैंड, जो ज़मीन के मालिक होते थे, वो गवर्नमेंट को मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स डायरेक्टली पे करते थे। और जो मारवाड़ी सिस्टम था इन दिस मेथड तालुकदार और हेड ऑफ द विलेज, जो विलेज का हेड होता था उसे तालुकदार कहते थे, उसे यह कार्य सौंपा गया था। इन दिस मेथड तालुकदार और हेड ऑफ विलेज कलेक्टेड द टैक्स एंड पे टू द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट को गांव वालों से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता था। रायत एंड निस सिस्टम इन इंडिगो कल्टीवेशन। अब आपको बताना है कि इंडिगो कल्टीवेशन में रायत और निस सिस्टम क्या था। रायत सिस्टम, प्लांटर्स गेट इंडिगो प्रोड्यूस्ड बाय रायत। रायत सिस्टम में क्या होता था कि जो प्लांटर्स थे, जो यूरोप के प्लांटर्स थे जो इंडिया में आकर इंडिगो की प्लांटेशन करवाते थे, वे रायत से मतलब कि जो ज़मीन के असली मालिक होते थे उनसे इंडिगो प्रोड्यूस करवाते थे। और निस में क्या होता था, द कल्टीवेटर और प्लांटर देमसेल्फ प्रोड्यूस इंडिगो। इस सिस्टम में जो कल्टीवेटर होते थे या जो प्लांटर होते थे वो स्वयं इंडिगो का उत्पादन करते थे। सेकेंड पॉइंट, इन दिस प्लांटर फोर्स द रायत टू साइन एन एग्रीमेंट टू प्रोड्यूस इंडिगो। रायत सिस्टम में क्या था कि प्लांटर रायत को फोर्स करते थे कि वो एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करे जिसके तहत उन्हें इंडिगो प्रोड्यूस करनी है। इन दिस प्लांटर डायरेक्टली हायर्ड लेबर टू प्रोड्यूस इंडिगो। इस मेथड में क्या होता था कि जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो डायरेक्टली किसानों को हायर कर लेते थे कि वो उनके खेतों में इंडिगो को प्रोड्यूस करें। नाउ क्वेश्चन 3 इज why did an acute shortage of food supply occur with the advent of the industrial revolution? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान इंडिया में शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई क्यों हुई थी? तो बच्चे सीधा सा मीनिंग इसका ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ यूरोप और यूएसए कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता था उसकी डिमांड ज़्यादा थी, और वो रॉ मटेरियल होता था इंडिया में अच्छी क्वालिटी का। तो इंडिया की लैंड फिक्स है, तो वहाँ पर फूड सप्लाई, फूड क्रॉप उगाई जाए या कैश क्रॉप उगाई जाए, तो क्योंकि गवर्नमेंट ब्रिटेन की थी, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, तो उन्होंने फिर फूड सप्लाई को कम करके कैश क्रॉप ज़्यादा उगा दी थी। तो इस वजह से हमें इंडिया में फूड सप्लाई की शॉर्टेज महसूस हुई थी। आंसर है एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देयर वॉज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई बिकॉज। तो रीजंस क्या हैं? देयर वॉज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ क्रॉप्स विच वर ग्रोन ऑन लार्ज एस्टेट। जो लार्ज एस्टेट्स पर मतलब कैश क्रॉप्स जो होती थी उनकी डिमांड्स ज़्यादा हो गई थी। सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लार्ज नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर माइग्रेटेड टू सिटीज़ टू लुक फॉर जॉब इन फैक्ट्रीज। दूसरा रीज़न आपको दिया गया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर करने वाले वर्कर्स थे वो सिटीज़ में माइग्रेट हो गए थे, मतलब वो गांव से शहरों में चले गए थे। क्यों चले गए थे? टू लुक फॉर जॉब इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में जॉब ढूंढने के लिए। क्वेश्चन 4, व्हाट was the Indigo Rebellion? Discuss the reactions of the intellectuals and the जमींदार during this revolt. Indigo Rebellion क्या है और आपको इस रिवोल्ट के दौरान जो इंटेलेक्चुअल ज़मींदार के रिएक्शंस है वो डिस्कस करने हैं। आंसर है इंडिगो रिबेलियन वॉज अ वाइड स्प्रेड। The answer is Indigo Rebellion was a widespread peasant uprising which was against the British planters who had forced them to grow indigo. तो बच्चे यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिगो रिबेलियन किसने किया, किसके अगेंस्ट किया और क्यों किया। तो बच्चे इंडिगो रिबेलियन किया था पीजेंट्स ने। किसके अगेंस्ट किया था? ब्रिटिश प्लांटर्स के अगेंस्ट किया था। और क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने पीजेंट्स को, इंडियन पीजेंट्स को फोर्स किया था कि वो इंडिगो को ग्रो करें। रिएक्शंस क्या थे? दिस रिवोल्ट गोट सपोर्ट फ्रॉम द बंगाली एजुकेटेड क्लास। इस रिबेलियन को, इस रिवोल्ट को बंगाल की जो एजुकेटेड पीपल थे उनसे सपोर्ट मिला था। सेकंड, द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड अगेंस्ट द
एट्रोसिटीज़ ऑफ द प्लांटर्स। न्यूज़पेपर मतलब मीडिया ने भी प्लांटर्स द्वारा किए जाने वाले जो अत्याचार थे, जो उनका मनमानापन था, उसके अगेंस्ट रिपोर्ट किया था। थर्ड, जमींदार्स एंड विलेज हेडमैन हु वर फोर्स्ड टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स विद इंडिगो प्लांटर्स मोबिलाइज्ड द रायत। जो तीसरा इफेक्ट था इस रिबेलियन के सक्सेसफुल होने का, जो रीज़न था वो ये भी था कि जो ज़मींदार थे और जो विलेज के हेडमैन थे, उन्होंने जो गांव के रायत थे जिन्हें इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, उन्हें मोबिलाइज्ड कर दिया शहरों में, मतलब उन्हें शहरों में भेज दिया गया। फोर्थ, ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवीन्ड टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। इस कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए, मतलब मीडिया भी इस रिबेलियन का साथ दे रहा था और जो बंगाली एजुकेटेड क्लास है वो भी इस रिबेलियन का साथ दे रहे थे और जो ज़मींदार और विलेज हेडमैन थे वो भी इस रिबेलियन के पक्ष में अपना सहयोग दे रहे थे। तो इन कंडीशंस को रोकने के लिए ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट उन्होंने इंटरवीन किया इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। फिफ्थ, एंड इंडिगो कमीशन वो सेटअप। फिर लास्ट में क्या हुआ कि इंडिगो कमीशन सेटअप किया गया, जिसमें इस कमीशन ने भी यही कहा कि जो ब्रिटिश प्लांटर्स हैं वो इंडिगो का उत्पादन करने वाले पीजेंट्स पर अत्याचार कर रहे हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इजारदारी सिस्टम। वारन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस्ड दिस सिस्टम इन 1772। फर्स्ट आपको डिटेल देनी है कि इस सिस्टम को किसने शुरू किया था। वारन हेस्टिंग ने किया था। कब किया था? 1772 में किया था। इन दिस सिस्टम द राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू वॉज गिवन टू द हाइएस्ट बिडर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। इस सिस्टम में क्या होता था कि जो भी रिवेन्यू कलेक्ट करना है उसका अधिकार किसे दिया जाता था? जो हाईएस्ट बिड लगाता था। और ये रिवेन्यू कलेक्ट करने का क्या समय था? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के पीरियड में जो हाईएस्ट बिडर होगा उसकी ड्यूटी होगी कि वो रिवेन्यू कलेक्ट करके अपने एरिया से गवर्नमेंट को दे। दिस सिस्टम वॉज नॉट सक्सेसफुल। ये सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? एज बिड्स वर अनरियलिस्टिक। क्योंकि जो बिड्स लगाई जाती थी वो अनरियलिस्टिक होती थी। वो क्यों अनरियलिस्टिक होती थी? क्योंकि बिड प्रेजेंट टाइम को देखकर लगाई जाती थी। क्योंकि टाइम पीरियड 5 ईयर का था, तो 5 ईयर में एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि बारिश कम होना या ज़्यादा होना, यील्डिंग पावर अच्छी होना या कम होना। तो इस तरीके से जो बिड्स थी वो अनरियलिस्टिक हो जाती थी समय के अकॉर्डिंग, एंड कंपनी कुड नेवर रियलाइज द होल अमाउंट। तो कंपनी को 5 सालों में कितना अमाउंट मिला उसका अंदाज़ा नहीं लग पाता था। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ द रिवेन्यू पॉलिसी ऑन द कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल हैं उन पर रिवेन्यू पॉलिसीज़ का क्या प्रभाव पड़ता था? द पीजेंट सफ़र्ड टेरिबली अंडर दीज पॉलिसीज़। सबसे पहला तो जो इस पॉलिसीज़ के जो पीड़ित थे वो थे किसान, क्योंकि उन्हें अपनी उगाई हुई फसल का आधे से ज़्यादा % अंग्रेज़ों को रिवेन्यू पॉलिसीज़ के अंडर देना पड़ता था। सेकेंड, द पीजेंट्स हु वर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स वर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ ज़मींदार। जो एक्चुअल कल्टिवेटर थे, मतलब जो किसान थे, उन्हें ज़मींदारों की दया पर रहना पड़ता था। दे हैड टू पे हाई रिवेन्यू। उन्हें ज़मींदारों को हाई रिवेन्यू देना पड़ता था। एंड कुड बी एविक्टेड इफ़ दे फेल टू डू सो। और इससे भी बुरी कंडीशन ये थी कि अगर वो रिवेन्यू नहीं दे पाते हैं तो उन्हें अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ती थी, उन्हें उनकी ज़मीन से निकाल दिया जाता था। In order to pay the revenue, peasants borrowed money from money lenders at high interest. तो बच्चे, जो किसान अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते थे और रिवेन्यू नहीं पे कर पाते थे, तो उनके साथ क्या होता था? फिर उन पीजेंट्स को मनी लेंडर से पैसा उधार लेना पड़ता था और वो उन्हें मिलता था हाई इंटरेस्ट पर, ज़्यादा ब्याज पर। द लैंड रिवेन्यू फिक्स्ड वॉज सो हाई दैट इवन लैंड लॉर्ड बेयरली मैनेज्ड। जो भी लैंड रिवेन्यू फिक्स किया गया था, मैंने आपको बताया है अराउंड 55% फिक्स किया गया था। मतलब कि अंग्रेज़ों को किसान अपनी उगाई हुई फसल का 55% रिवेन्यू के अंडर दे देते थे। नेक्स्ट पॉइंट है नाइदर द ब्रिटिश नोर द लैंडलॉर्ड्स मेड एनी इन्वेस्टमेंट इन लैंड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ब्रिटिश ने ना ही लैंडलॉर्ड्स ने
ना तो ब्रिटिश ने और ना ही लैंडलॉर्ड्स ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की। द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स। और जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है वो ये है कि पीजेंट्स को फूड क्रॉप की बजाय कैश क्रॉप उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, जैसे कि इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं लेसन्स 3 के। आप इनकी हेल्प से अपनी फेयर नोटबुक मेंटेन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।